Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Rao Khurram Shehzad and our today's topic is factors affecting London dispersion forces. बच्चों प्रीवियस टॉपिक में हमने कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि जो डाइपोल फोर्सेस थी वो पोलर मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं, डी बाई फोर्सेस पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान थी, जबकि जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस थी ये डोमिनेट करती हैं तमाम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को। तो स्टूडेंट्स इनमें फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है हमारा पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी जो है ना ये अफेक्ट करती है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? पोलराइजेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी पोलराइज्ड और डिस्टॉर्टेड, कि हम किस हद तक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्पर्स कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। तो अब आपने देखना ये है कि किस किस्म के मॉलिक्यूल में की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी और किस किस्म के मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी कम होगी। इसमें पहला फैक्टर है हमारा ये जो पोलराइजेबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर साइज़ पे, साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल पे। साइज़ पे कैसे डिपेंड करती है? ये देखें, ये मैंने दो डिफरेंट साइज़ के मॉलिक्यूल बनाए हैं। एक स्मॉल साइज़ का मॉलिक्यूल बनाया है, एक लार्ज साइज़ का मॉलिक्यूल बनाया है। तो इनके सेंटर में न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हमने देखना ये है कि इन दोनों में से किस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करना ईजी होगा हमारे लिए। तो किस केस में इलेक्ट्रॉन इजीली डिस्पर्स हो सकते हैं? ये जो स्मॉल साइज़ वाला मॉलिक्यूल है ना, इसमें न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करना मुश्किल है। जबकि ये जो लार्जर मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसमें न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए रिलेटिवली कम है। तो जब अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करना आसान होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली डिस्पर्स हो जाएंगी। तो फिर जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली डिस्पर्स हो जाएं इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आसानी से डिस्पर्स हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। जबकि ये जो स्मॉल साइज़ वाला मॉलिक्यूल था, इसमें चूँकि न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा था तो इलेक्ट्रॉन आसानी से पोलराइज नहीं होंगे, इसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी। इसका मतलब है कि जो स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल होते हैं उनकी पोलराइजेबिलिटी कम होती है, तो उनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कम होंगी। और जो लार्जर साइज़ के मॉलिक्यूल होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करना आसान होता है, इनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है और इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी। तो अब हम इसकी कोई एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मसलन ये बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं हैलोजेंस और नोबल गैसेस के। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 7A के एलिमेंट हैं इन्हें हम हैलोजेंस कहते हैं, और जो ग्रुप 8A के एलिमेंट्स हैं इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। और ये दोनों के दोनों जो हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली। तो ये एक टेबल सा बनाया हुआ है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किए गए हैं हैलोजन और नोबल गैसेस के। बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं। किस किस्म के मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा या कम होगा? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं वो जल्दी बॉयल हो जाते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा।
और जिनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी उन्हें बॉयल करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम हैलोजेंस के बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें, अच्छा ये दोनों के दोनों नोबल गैसेस भी हैलोजन भी नॉन पोलर मालिक्यूल हैं और नॉन पोलर मालिक्यूल्स में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ही पाई जाती हैं और यही डोमिनेट करेंगी। तो हैलोजन के अगर बॉइलिंग पॉइंट आप देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन की तरफ अगर हम मूव करें तो आप देखें सबसे पहले फ्लोरीन जो है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट है -188.1 डिग्री सेल्सियस में है, ये बहुत कम है। जबकि नीचे की तरफ आएँ तो -34, फिर 58 प्लस में, फिर +184 और फिर +337, बड़ी तेज़ी से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि ये जो फ्लोरीन है ना, इसका एटॉमिक नंबर है 9। इसके पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 7, इसमें 2 शेल हैं टोटल। जबकि नीचे आए क्लोरीन में एटॉमिक नंबर 17, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7 और दूसरे में 8 और तीसरे में 7 हैं, इसमें टोटल 3 शेल हैं, एक शेल बढ़ गया। इसी तरह जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे ना, एक एक शेल बढ़ता जाता है और एक एक शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज़ जो है वो बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होगा, साइज़ बढ़ेगा एटम का। और जैसे जैसे एटम का साइज़ बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल का साइज़ भी बढ़ेगा तेज़ी से। और अगर साइज़ बढ़ेगा तो हमने अभी डिस्कस किया है कि जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आसानी से डिस्पर्स हो जाता है, मतलब इनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। तो डाउन द ग्रुप हैलोजन का साइज़ बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करना आसान होता जाता है क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम होती जाती है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तभी आप देखें कि यहाँ पे जो पहली 2 हैलोजन है ना, फर्स्ट 2 हैलोजेंस फ्लोरीन और क्लोरीन, दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, जबकि नेक्स्ट वाली जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वाइल ये जो नीचे वाली जो 2 हैं आयोडीन और एस्टाटीन, दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मतलब पहली 2 में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम थी इसलिए वो गैसेस थी रूम टेम्परेचर पे। नीचे की तरफ आए ब्रोमीन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी बढ़ गई कि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो गया, और नीचे की तरफ आए आयोडीन और एस्टाटीन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी बढ़ गई हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे इवन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब दूसरी तरफ आ जाएं नोबल गैसों वाली साइड पे, तो नोबल गैसेस में भी आप देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन की तरफ अगर हम मूव करें तो इधर भी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। यहाँ पे भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की रीज़न क्या है कि जैसे जैसे हम हीलियम से रेडॉन की तरफ मूव करते हैं इधर भी एक एक शेल बढ़ता जाता है, एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ेगा। इनका मॉलिक्यूल भी एटम ही होता है क्योंकि ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करना आसान होता जाएगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो ये तो था पहला फैक्टर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को जो इफ़ेक्ट करता है, जो कि था एटॉमिक साइज़, मॉलिक्यूलर साइज़ या पोलराइजेबिलिटी। दूसरा एक और फैक्टर भी है जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को इफ़ेक्ट करता है और वो है नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कि किसी मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स की तादाद कितनी है, एटम कितने हैं।
ये क्यों इफ़ेक्ट करते हैं? इसके लिए ना हम एक वो एग्ज़ाम्पल देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। मीथेन, अल्केन्स की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन वगैरह। तो इसमें देखें जैसे जैसे हम मीथेन से ऑनवर्ड मूव करते हैं ना, एक एक कार्बन और दो दो हाइड्रोजन बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ़ एटम बढ़ने से क्या होगा? नंबर ऑफ़ एटम बढ़ने से ना एक तो उसी तरह मालिक्यूल का साइज़ बढ़ जाएगा। ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं ईथेन और एन हेक्सेन को। ईथेन में 2 कार्बन होते हैं और एन हेक्सेन में 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में आपस में जुड़े होते हैं। अब जितना मालिक्यूल का साइज़ कम होगा ना, जैसा कि ईथेन में है, इसका सरफेस एरिया कम होगा, इसमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कम होंगे, पोलराइजेबिलिटी भी कम होगी। ये देखें, ये इसमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कम है ईथेन में। तो इसी तरह जो एन हेक्सेन है हमारे पास, एन हेक्सेन का सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया पे फैला हुआ है, तो इसमें हमारे पास पॉइंट ऑफ अटैचमेंट भी ज़्यादा सारे होंगे, ज़्यादा जगह से आपस में अटैच हो सकता है। तो जैसे जितना किसी मालिक्यूल में नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा होंगे, उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतने उसके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बढ़ेंगे, तो उतनी उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बढ़ती जाएंगी। तभी आप देखें ये जो हमारे लेफ़्ट साइड पे टेबल दिया हुआ है, इसमें हमने कुछ अल्केन्स लिए हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किए हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो ये सबसे पहले देखें, मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट -161.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये रूम टेम्परेचर पे गैसियस फेज़ में एग्जिस्ट करती है। ईथेन में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, नंबर ऑफ़ एटम्स बढ़ गए हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी देखें बढ़ गया है। प्रोपेन में नंबर ऑफ़ एटम और बढ़ गए हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया है। ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा हो गया है। लेकिन आप ये देखें कि पहली चारों जो हैं ये रूम टेम्परेचर पर गैसियस हालत में एग्जिस्ट करती हैं, जबकि जब नंबर ऑफ़ कार्बन एटम अगर हम फर्दर इंक्रीज़ करें, अब पेंटेन में देखें 5 कार्बन हो गए हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट +36 डिग्री सेल्सियस हो गया और ये रूम टेम्परेचर पे गैस की बजाय लिक्विड हालत में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम और बढ़ाते जाएं, हेक्सेन का 68 हो गया बॉइलिंग पॉइंट और डिकेन का 10 कार्बन एटम पहुंचने तक 174 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। और ये सारे के सारे जो हैं ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और यही नंबर ऑफ़ कार्बन एटम अगर और बढ़ जाएं तो फिर ये सॉलिड हालत में भी आ जाते हैं। तो ये था दूसरा फैक्टर्स, नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। पहला फैक्टर था साइज़ या पोलराइजेबिलिटी। जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ेगा पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करना आसान होगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी और उनके बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाते हैं। दूसरा फैक्टर था नंबर ऑफ़ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ़ एटम भी अगर बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स बढ़ते हैं, तो इसमें भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह भी इंक्रीज़ होंगे। तभी आप देखें ये जो अल्केन्स हैं इनके फर्स्ट 4 मेंबर जो हैं ये रूम टेम्परेचर पे गैसियस हालत में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले मेंबर जो हैं ये लिक्विड हैं और अगर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम और बढ़ जाएं 18-20 से ज़्यादा हो जाएं तकरीबन, तो फिर ये वैक्सी सी प्रोडक्ट सॉलिड सेमी सॉलिड टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि शो करता है इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंक्रीज़ हो गई हैं। तो ये 2 फैक्टर्स थे जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं। तो ये हमारा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।